स्टूडियो से बराह रास्त उर्दू खबरनामा लेकर आपका मेजबान मीर हिलाल हाजुरी आपकी खिदमत में हाजिर। नाज़रीन, मुतअद्दिद खबरें आया चाहती हैं और मरहलावार तरीकों से हर खबर के हवाले से हम आप तक जो है तफसीलात पहुंचाएंगे। लेकिन सबसे पहले बात करेंगे जम्मू कश्मीर के अंदर लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा के उस बयान की जिसमें उन्होंने यकीनी तौर पर कहा है कि जो वोटर फहरिस्त हैं उसमें रिवीजन के बाद जम्मू कश्मीर के अंदर इलेक्शन कराए जाएंगे। हालांकि लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने कोई वाज़ेह इशारा इस तरह का नहीं दिया कि ये इलेक्शंस क्या इसी साल होंगे या अगले साल होंगे या कब होंगे। उस हवाले से उन्होंने किसी भी डेट का ऐलान नहीं किया, लेकिन इतना जरूर बताया कि यकीनी तौर पर जो वोटर फहरिस्त हैं उसमें नजरसानी के बाद, इसमें रिवीजन के बाद जम्मू कश्मीर के अंदर यकीनी तौर पर इंतखाबात कराए जाएंगे। इस स्टेटमेंट को अगर मरकजी सरकार नहीं बल्कि जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है उसके उस खत के साथ जोड़ा जाए जिसमें उन्होंने जम्मू कश्मीर इलेक्शन या इलेक्टोरल डिपार्टमेंट को ये कहा है कि वो अक्टूबर से पहले जम्मू कश्मीर के अंदर वोटर लिस्ट में जो रिविजन्स है या उसमें जो कोई कमी पेशी है या उसमें जो नजरसानी है उसे मुकम्मल करे। तो उस कॉन्टेक्स्ट में अगर हम इस बयान को देखें तो उसका मतलब यही है कि साल 2022 के आखिर में या आने वाले साल के इब्तिदा में ही जम्मू कश्मीर के अंदर इलेक्शंस का क़याम अमल में लाया जा सकता है। सईद तजुमुल हमारे सीनियर जो नुमाइंदे हैं उनसे भी हम जानने की कोशिश करेंगे। तजुमुल, लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा का ये स्टेटमेंट किस नज़र से जो सियासी मुबसरीन है वो इसको देखते हैं, क्योंकि इससे पहले के जो सूरत हाल है या हालात वाक़ात है उस पर भी अगर नजर दौड़ाई जाए तो हाल ही में पहली बार लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा की जानब से पॉलिटिकल पार्टीज को मदऊ किया गया। उसके बाद गुलाम अहमद मीर जो कि कांग्रेस के जम्मू कश्मीर के इंचार्ज है उनकी जानिब से स्टेटमेंट आना कि अभी जो यात्रा के हवाले से बातचीत हुई है लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा के साथ, ये तो शुरुआत थी, आगे और भी मामलात को लेकर बातचीत होगी। सवाल उनसे पूछा गया था कि क्या इलेक्शंस के बारे में भी कोई बातचीत हो सकती है और गवर्नर मनोज सिन्हा की जानब से आपको बुलावा आ सकता है, तो उन्होंने कहा कि हाँ बिल्कुल ऐसा हो जाएगा और एक प्रोसेस जो है वो शुरू हो चुका है और इससे एक बहुत अच्छे आगाज से गुलाम अहमद मीर ने ताबीर किया था। और इसके अलावा जब हम इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के उस मकतूब का भी जिक्र करते हैं जो उन्होंने चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर जम्मू कश्मीर को रवाना किया, तो उस कॉन्टेक्स्ट में, उसके पस मंजर में अगर लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा का आज का ये स्टेटमेंट देखा जाए, परखा जाए, उस पर गौर किया जाए, एनालिसिस किया जाए, तो सियासी मुबसरीन इससे क्या कुछ निचोड़ जो है वो निकाल मारने में कामयाब होते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हिलाल। जम्मू कश्मीर में यहाँ की मेन स्ट्रीम पार्टियां कितनी बेबसी में हैं, कितनी लाचारी में हैं, कितनी परेशानी में हैं कि उन्हें इंतखाबात कराने तक के लिए मरकज को 12 अपीलें करनी पड़ती है। जमहूरी तकाजे ऐसे पूरे नहीं किए जाते हैं। जेर इंतजाम इलाके में 5 साल और फुल फ्लाई स्टेट में 6 साल के बाद अपने टाइम पर इंतखाबात होते हैं। मिलिटेंसी जम्मू कश्मीर में पहली बार नहीं, ये 87 के बाद 2022 में दाखिल हुई। ये वो नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी और कांग्रेस पार्टियां हैं जिन्होंने मुश्किल तरीन वक्त में जमहूरी तर्ज अमल को और इस लिबास को अवाम तक पहनने का सिलसिला जारी रखा। लेकिन बदकिस्मती यह है कि आज की डेट में वफाकी वजीर या वजीर आजम के वादे के बावजूद कि जम्मू कश्मीर में अपने वक्त पर वो वक्त कौन सा है, पहले ही 4 साल जाया हो चुके हैं। और अब लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा का नया बयान कि जम्मू कश्मीर में इंतखाबात कराए जाएंगे, ये कोई शोला बयान अंगेज बयान नहीं है। इसमें हकीकत अगर आप देखिए तो ये हकीकत से बाइद है, बहुत दूर है, क्योंकि इंतखाबात कराने इसकी तारीखों का ऐलान इलेक्शन कमिश्नर ने करना है। लेकिन इलेक्शन कमिश्नर को भी जो जमहूरी तर्ज अमल है वहां की सियासी जमातों से मिलना है। लेकिन अगर आपको याद होगा कि नई दिल्ली के लिए बीते 1 साल में बड़ी कामयाबियां हुई। सबसे बड़ी कामयाबी जो नई दिल्ली को हुई कि डिलिमिटेशन को एक्सेप्ट किया जम्मू कश्मीर की मेन स्ट्रीम पार्टियों ने इलेक्शन में हिस्सा लेने की अपीलों के साथ ही। नंबर 1, क्योंकि परिसमन में आपको कहीं ना कहीं ये इलाका उस इलाके के साथ जोड़ा गया जिसका न आपको टोपोग्राफी मिलती है न मौसम मिलता है। आप अनंतनाग को रजौरी के साथ जोड़ चुके हैं, श्रीनगर को पुलवामा के साथ पार्लियामेंट कंस्टिट्यूंसी को जोड़ सकते हैं। लिहाजा मुझे लगता है कि नई दिल्ली को जो जम्मू कश्मीर में अपने तर्ज अमल में यहाँ के हालात को देखना चाहते थे, बनाना चाहते थे, वो कामयाब हुए। अब जम्मू कश्मीर में एलजी का ये जो स्टेटमेंट है कि पहले डिलिमिटेशन मुकम्मल होगा, इलेक्टोरल वार्ड्स तरतीब दिए जाएंगे,
उसके बाद नवंबर और एंडिंग में दिसंबर में इंतखाबात के बारे में सोचा जाएगा। ये चलते चलते मामला मार्च अप्रैल तक दाखिल हो जाएगा, क्योंकि 31 अगस्त एक है, दूसरा शुमारा इसका जो है वो 31 अक्टूबर तक है। उसके बाद सर्दियां शुरू होंगी और बहुत सारे इलाके जो है कश्मीर प्रोविंस से, पहाड़ी इलाकों से लोग जम्मू वो 4-5 महीने गुजारना चाहते हैं। लेकिन तजीमुल, अगर देखा जाए तो जो इसमें डेडलाइन रखी गई है 31 अक्टूबर की, तो उसका मतलब ये नहीं कि वो 31 अक्टूबर तक ही होना चाहिए, बल्कि उससे पहले भी ये प्रोसेस जो है उसे मुकम्मल किया जा सकता है और इसे महज एक नंबर या एक डेडलाइन के तौर पर रखा गया है। उससे पहले सितंबर, जुलाई या अगस्त के महीने में भी इस काम को मुकम्मल किया जा सकता है। उसके बाद एक बड़ा वक्फा है जिसमें मौसम साजगार रहने की सूरत में जम्मू कश्मीर के अंदर इलेक्शन कराने का जो है वो मुमकिन भी बन सकता है। देखिए, नई दिल्ली चाहे वो कोई भी पार्टी सत्ता में हो यानी इख्तिदार में हो, वो चाहेगी कि जिस स्टेट में भी, जिस राज्य में भी इलेक्शन हो वहां उनकी पार्टी जीत जाए। यह हर एक हुकूमत की कोशिश होती है, आप दोष न दें। बीजेपी को कांग्रेस ने भी अपने वक्त में कोशिशें की, कितनी कामयाबी हुई। हालांकि जम्मू कश्मीर में कांग्रेस ने अच्छा खासा वक्त इख्तिदार में गुजारा, चाहे उन्होंने दल बदली की या अलायंस पार्टनर के तौर पर। बीजेपी कोशिश करेगी कि जम्मू कश्मीर में 35 से 370 के मनसूखी के बाद डिलिमिटेशन कमीशन को जम्मू कश्मीर की मेन स्ट्रीम पार्टियों ने अडॉप्ट किया, एक्सेप्ट किया। नंबर 2, नंबर 3, जम्मू कश्मीर में चाहेगी कि उनकी हुकूमत बने, हर एक पॉलिटिकल पार्टी की ख्वाहिश रहती है। लेकिन जब तक ना वो फार्मूला, जब तक ना वो निशाना आपको लगे क्या वाकई की वो जो हम ख्याल जमाते हमारे साथ कल को सीट शेयरिंग कर सकते हैं, प्री पोल ना सही पोस्ट पोल में जाएंगे, और उसके बाद अगर सितंबर तक भी ये मामला जाता है तो उसके बाद नोटिफिकेशन निकलने के बाद आपको तैयारियों के लिए 2-4 महीने तो देने हैं। जब तक कैंपेन करें, बाकी चीजें रहें, कोविड-19 पैंडेमिक आ भी रहा, मुझे नहीं लगता है कि इस साल के आखिर तक भी इंतखाबात कराने के बारे में ये प्रोसेस हमें इलेक्शन या पोलिंग बूथ की तरफ ले जाता है। मुझे लगता है कि नवंबर दिसंबर तक ये मामला अगर मुकम्मल हुआ, हो सकता है उससे पहले नई दिल्ली तेजी के साथ इंतखाबात कराने की हामी भरे। लेकिन मुझे लगता है कि इस साल ना सही, लेकिन अगले साल जम्मू कश्मीर में इंतखाबात किए जाए, अभी इसके बारे में भी वजाहत नहीं कर सकते। बिल्कुल तजम्मुल, 2 चीज़ों का आपने यहाँ पे निशानदेही की है। एक ये कि जो जम्मू कश्मीर की पॉलिटिकल पार्टीज है, जिसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी का भी आपने नाम लिया है, और उनका मानना है कि इन पार्टियों ने डिलिमिटेशन कमीशन की सिफारिशात को अब एक्सेप्ट किया है और उसी जावे के मुताबिक, उसी खाके के मुताबिक अब वो इलेक्शन लड़ने के लिए तैयार हो गए। नंबर 1। नंबर 2, आपका मानना है कि जो भारतीय जनता पार्टी मरकज़ के अंदर है, उनकी एक इंटरेस्ट है कि उनकी हमख्याल जमातें यहाँ पर आनी चाहिए ताकि वो हुकूमत बनाएं। दोनों चीज़ों में जानना चाहेंगे कि जो बीजेपी है, अगर उनकी ये इंटरेस्ट है तो क्या वो फौरन से पेशतर हासिल हो सकती है अगर उनकी ये ख्वाहिश है, नंबर 1। नंबर 2, जो बाकी पॉलिटिकल पार्टीज है जिनने परिसीमन आयोग की या डिलिमिटेशन कमीशन की सिफारिशात को एक्सेप्ट किया है, उनके पास और कौन सा रास्ता था कि जिससे वो अडॉप्ट करते और फिर इस चैलेंज को भी एक्सेप्ट करते? देखिए, जमहूरी तर्ज-ए-अमल में आखिर पे जो बड़ी अहम चीज होती है वो इलेक्शन होती है। जम्मू कश्मीर में चूंकि डिलिमिटेशन कमीशन एक आजाद इदारा है, और चाहे बीजेपी इस वक्त हो या इससे पहले कांग्रेस हुआ करती थी, उन्हें भी अपने वक्त में डिलिमिटेशन कमीशन ने अपने अपने काम किए। क्योंकि जब डिलिमिटेशन कमीशन काम मुकम्मल करने के बाद ऐसा तासुर है कि शायद पीडीपी ने पहले ही रोज अव्वल से कहा था इनसे न मिले, ये बीजेपी का डिलिमिटेशन कमीशन है, इनको तोड़ फोड़ करनी, और वही हुआ। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने पहले कहा नहीं मिलेंगे, बाद में कहा चूंकि वो 3 पार्लियामेंटेरियन उनके पास है तो वो मुलाकात उन्होंने की और अपने खदशात का उन्होंने फिरिस्त उनके सामने रखी, बाद में माना नहीं माना। अब चूंकि एक सियासी लीडर के लिए एक डिलिमिटेशन का मतलब है कि आप अजनबी इलाके को एक ऐसी कम्युनिटी के साथ जोड़ते हैं जो तकरीबन मौसम के हिसाब से भी आपस में नहीं मिलते हैं। लेकिन बीजेपी जो अपने हम ख्याल जमातों के लिए यहाँ पर बीज बो रही है, मेहनत कर रही है, मशक्कत कर रही है, इसके दूरस्थ नताइज जो है वो किस तरह से हासिल किए जा सकते हैं। देखिए, जम्मू में अगर बीजेपी ने अच्छा खासा किया, उसके बाद कश्मीर आते आते पहले नेशनल कॉन्फ्रेंस अकेली पार्टी होती थी, बाद में पीडीपी फ्रेंचाइज बन गया, बाद में अपनी पार्टी बन गया, बाद में पीपल्स कॉन्फ्रेंस रिलॉन्च, रिशेप और रिडिजाइन किया गया नए तरीके से सज्जाद लोन साहब की मेहनत और कोशिशों की वजह से। और उसके बाद अगर ये 2 पार्टियां आपस में मिलती है, नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी, और यहाँ कांग्रेस पार्टी तो आपको पता है कि उनको नेशनल हुकूमत का मिजाज है, वो इस मामलों में बहुत कम दिलचस्पी लेती है, पोस्ट अलायंस में आ सकती है। लेकिन जिस वक्त आप पीसी और अपनी पार्टी को देखते हैं, वो कहते हैं विकास, तामीर और तरक्की। अल्ताफ साहब का फ्रेम है बीच में, वो पहले दिन जब पार्टी लॉन्च हुई थी मैंने कहा था मैनिफेस्टो क्या है, वो कह रहे हैं विकास, डेवलपमेंट डेवलपमेंट डेवलपमेंट, जो बीजेपी का है। इसी तरह से सुप्रीम कोर्ट पर नजरें टिकी हुई है सज्जाद गनी लोन साहब को, कहते हैं हमसे नहीं होगा,
हमारे पास पार्लियामेंटेरियन नहीं है, लिहाजा हम नहीं लड़ेंगे। ये लड़ेगा तो सुप्रीम कोर्ट लड़ेगा। यानी ये हम ख्याल जमातें जो है वो नेशनल हुकूमत में जो बीजेपी या पार्टियां या दूसरी पार्टियां उनके साथ मिजाज मुस्तकिल बनाने की कोशिश लगी है, जैसा उम्मीद है। चले तजुमल, बहुत बहुत शुक्रिया आपने एनालिसिस देने के लिए। लेकिन कुल मिलाकर जब हम देखते हैं न सिर्फ सैयद मोहम्मद अल्ताफ बुखारी या सज्जाद गनी लोन, बल्कि पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस का भी ये मानना है कि ये जो कानूनी लड़ाई है ये सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के अंदर लड़ी जा सकती है, और 370 की जो एब्रोगेशन हुई है, अगर इसकी कोई बहाली हो सकती है वो दो तरीके से हो सकती है। क्योंकि जब मैंने पीडीपी के जुमाओं के साथ भी बात की है, नेशनल कॉन्फ्रेंस के जुमाओं के साथ भी बात की है, तो उनका ये वाज़ेह मौक़िफ़ है कि पार्लियामेंट से उन्हें 370 की बहाली के चांसेस निहायत ही कम मुकनी लगते हैं। लेकिन ये जो खेल है, ये जो मुकाबला है, ये सिर्फ कानूनी तौर पर ही जीता जा सकता है, और वो सुप्रीम कोर्ट ही है। तो कहीं ना कहीं इस मामले को लेकर सबकी नजरें मरकूज सुप्रीम कोर्ट पर ही है, और सबका मौक़िफ़ जो है वो यकसा है। अगली खबर में बात करते हैं हम जम्मू कश्मीर के गवर्नमेंट स्कूल्स की, क्योंकि गवर्नमेंट स्कूलों के अंदर सरकार का दावा है कि इस विंटर से आज तक जो एडमिशन्स हैं उसमें 19.2% का इजाफा हुआ है। यानी सरकार का मानना है कि जो उन्होंने एनरोलमेंट ड्राइव चलाई है उसी की वजह से ये जो एनरोलमेंट है या ये जो एडमिशन्स है गवर्नमेंट स्कूल्स के अंदर वो बढ़ चुका है। और इसमें बुनियादी चीज़ ये है कि इन बच्चों ने प्राइवेट स्कूल्स छोड़कर गवर्नमेंट स्कूलों में दाखिला लिया हुआ है। तो इस तरह से गवर्नमेंट इसे या मैं कहूँ स्कूल एजुकेशन इसे अपने लिए एक बड़ी कामयाबी तस्वुर करता है। लेकिन हम इस कामयाबी को लेकर, इसके ख्याल को लेकर ये सवाल उठाते हैं कि एडमिशन करना काफ़ी नहीं है, बल्कि ये सस्टेन करना, उससे ही असल में कामयाबी तस्वुर की जा सकती है। अब अगर 19.2% बच्चों ने गवर्नमेंट स्कूल्स के अंदर अपने आप को एनरोल किया है, वहां पर एडमिशन लिया हुआ है, उनके वालिदैन की जो तवक्कात हैं वो आप गवर्नमेंट स्कूल्स पे बढ़ चुके हैं। लेकिन क्या गवर्नमेंट स्कूल्स उस एतमाद को कायम व दायम रखने में कामयाब हो जाते हैं? यह जानने के लिए और इस पर बात करने के लिए हमारे साथ हमारे नुमाइंदे फैसल अहमद इस वक्त हमारे साथ है। फैसल, एक बड़ा दावा जम्मू कश्मीर जो स्कूल एजुकेशन है उनकी जानिब से कि 19.2% का जो इजाफा है वो एडमिशन्स में हुआ है, लेकिन जो स्कूल का बुनियादी ढांचा है, जो स्कूल्स के अंदर दरस व तदरीस का निज़ाम है, तो उसके चलते जब हम देखते हैं तो क्या आपको लग रहा है कि सर्वाइव करना बहुत मुश्किल बात है और सर्वाइव करना ही असल में कामयाबी है, बल्कि अभी इस पर कोई दावा करना, इससे कोई कामयाबी तस्वुर नहीं किया जा सकता है? हिलाल, जिस तरह से आपने पहले कहा कि जो 19.2% जो इजाफा हुआ है, एडमिशन होना एक कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन अब जिस तरह से आपने कहा कि सस्टेन करना बहुत जरूरी है, क्योंकि जैसे ही एनरोलमेंट ड्राइव स्टार्ट की गई तो जो गवर्नमेंट टीचर्स है वो घर घर जाके बच्चों को कन्विंस कर रहे थे कि आप गवर्नमेंट स्कूल में एडमिशन ले। और उस वक्त हमने इंटरव्यू किया था डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन का, उन्होंने कहा था कि इस मुहिम के साथ साथ किंडरगार्टन सिस्टम भी इंट्रोड्यूस किया जाए, खासकर एलिमेंट्री एजुकेशन में, जहां पर बच्चों को पढ़ाई के साथ साथ खेल कूद का निजाम भी दिया जाएगा। लेकिन बच्चों ने एडमिशन तो किए, लेकिन जो इंफ्रास्ट्रक्चर उनको मिलना चाहिए था, जो उनको वादा किया गया था खासकर किंडरगार्टन सिस्टम का, वो अभी भी दस्तयाब नहीं है। हमारे सामने एक बड़ी मिसाल है जो हमने पिछले दिनों स्टोरी की थी आली करलो स्कूल की, वो भी एक एलिमेंट्री स्कूल है जो मिडिल क्लास स्कूल है। वो साफ तौर पर दिखाता है कि किस तरह का स्ट्रक्चर इस वक्त स्कूल का है, ना ही बाथरूम्स की फैसिलिटी है, ना ही बिल्डिंग्स की फैसिलिटी है। कुछ दिनों पहले ऑडिटोरियल जनरल कंट्रोल का एक रिपोर्ट सामने आया था जिसमें बताया गया था समग्र शिक्षा अभियान के तहत 1900 करोड़ रुपए लैप्स हो गए जो कि स्कूल की मरम्मत करने के लिए किए गए थे, उनकी बिल्डिंग्स को, बाथरूम्स को और बाकी जो इंफ्रास्ट्रक्चर उसको ठीक करने के लिए दिए गए थे, लेकिन वो यूटिलाइज नहीं हुए, वो लैप्स हो गए। ये एक बहुत बड़ा सवाल है कि क्या गवर्नमेंट अगर एडमिशन लेती है बच्चों का, लेकिन क्या वो उनको फिर वो फैसिलिटी प्रोवाइड कर सकती है जो उनको प्राइवेट स्कूल में मिलती है? क्योंकि प्राइवेट स्कूल ये कोई ढकी छुपी बात नहीं है, प्राइवेट स्कूल में इस वक्त 10 इंफ्रास्ट्रक्चर मिलता है, वो पहले इंफ्रास्ट्रक्चर बना दे उसके बाद बच्चों को एडमिट करते हैं। लेकिन गवर्नमेंट स्कूल का उल्टा है, वहां पे पहले बच्चों को एडमिशन मिलते हैं लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर की बात होती है, लेकिन वो कभी इंप्लीमेंट नहीं होता। जिस तरह आप आज हम देख रहे हैं कि बच्चों ने एडमिशन किए हैं, करीबन 1.5 लाख के करीब बच्चे इस साल एडमिशन हो गए हैं गवर्नमेंट स्कूल में, लेकिन क्या गवर्नमेंट स्कूल में वो इंफ्रास्ट्रक्चर है जो उनको मिलना चाहिए था?
वो बिल्कुल भी नहीं है। अब बच्चे आगे किस तरह से ऑलराउंड डेवलप हो गए। प्राइवेट स्कूल बच्चों की बात करिए, वो खाली पढ़ाई में आगे नहीं होते बल्कि खेलकूद हो या बाकी स्किल डेवलपमेंट में हो, वहां पे वो आगे होते हैं। लेकिन गवर्नमेंट स्कूल की बात करें, वहां पे ना ही बच्चे अच्छी तरीके से पढ़ पाते और ना ही उनको वो एटमॉस्फेयर मिलता है जहां पर वो ऑलराउंड डेवलप हो सके। और नतीजा ये होता है कि वो बच्चे मैट्रिक में ही पीछे हो जाते और वो आगे नहीं बढ़ पाते। तो गवर्नमेंट को इन चीजों को जो है देखना चाहिए कि अगर हम पॉलिसी बनाते हैं तो हमें इसके मेरिट्स और डिमेरिट्स भी देखने होंगे। अगर हमने इसमें फैसल कोई शक नहीं है कि कुछ वक्त से गवर्नमेंट स्कूल्स के अंदर भी अकाउंटेबिलिटी जो है वो बढ़ा दी जा रही है। हालांकि उसमें ऐसी चीजें भी रखी गई हैं जिसे गैर जरूरी भी तस्वर किया जाता है कि हर हफ्ते के बाद ऑडिट, और उस वो ऑडिट लेने वाला कौन होता है वो अगर देखा जाए तो एक बड़ा सवाल उस पर भी उठता है। लेकिन किसी हद तक जो है गवर्नमेंट स्कूल्स के अंदर एक पेशरफ्त नजर आ रही है, इसको भी तस्लीम कर लेना चाहिए। भले ही यहाँ पर अभी भी जो पास परसेंटेज है बच्चों की या जो मेरिटोरियस स्टूडेंट्स की जो तादाद है या उसकी जो परसेंटेज है वो प्राइवेट स्कूल के मुकाबले में अभी कम है, लेकिन उसमें बतदरीज इजाफा देखा जा रहा है। एक बार फिर से राब्ता कायम करने की कोशिश करेंगे फैसल के साथ। लगता है कि फैसल से हमारा राब्ता मुनक़ता हो चुका है। बात हो रही थी कश्मीर के अंदर या जम्मू कश्मीर के अंदर जो स्कूल्स है, गवर्नमेंट स्कूल्स है, वहाँ पर जो एनरोलमेंट हो रहा है उसमें भी एक बड़ी पेशरफ्त जो है नजर आ रही है। फिलहाल फैसल के साथ हमारा राब्ता मुनक़ता हो चुका है। फिलहाल फैसल आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बात करने के लिए। लेकिन ये बात भी अपनी जगह पर है कि एक कोशिश इसमें जरूर नजर आ रही है, लेकिन जो इकदामात चाहे फलाह-ए-आम ट्रस्ट के स्कूल बंद करने से या उसके साथ साथ कास्ट चराई और गवर्नमेंट लैंड पे स्कूल्स को जो बनाया गया, प्राइवेट निजी स्कूल जो बनाए गए हैं उनको बंद करने के हवाले से जो अहकामात भी जारी किए गए, उससे अगर कुछ तादाद भी बच्चों की बढ़ गई है या स्कूल एजुकेशन की जानिब से एक एनरोलमेंट ड्राइव भी चलाई गई है जिसमें बड़ी तादाद जो बच्चों की है वो गवर्नमेंट स्कूल्स की तरफ रागिब हुई है, मैं समझता हूँ कि इससे कामयाबी अभी तस्वुर करना, हालांकि एक वेलकमिंग स्टेप है, लेकिन इसे अभी कोई बड़ी कामयाबी तस्वुर करना ये अभी जो है जस्टिफाइड नहीं है, बल्कि ये बच्चे क्या सस्टेन करेंगे और सस्टेन करने के बाद क्या ये बच्चे अच्छा रिजल्ट हासिल करने में भी कामयाब हो जाते हैं तो उसके बाद ही इसे दिल्ली के स्कूल्स की तर्ज पर एक कामयाबी तस्वुर की जा सकती है। चलिए बात करते हैं बडगाम पुलिस की। और बडगाम पुलिस की जानिब से एक एडवाइजरी जारी की गई है और इस एडवाइजरी में कहा गया है कि बडगाम के अंदर जितने भी लोग इंटरनेट का इस्तेमाल करते हैं और ख़ासतौर पर जो वाईफाई यूज़र्स हैं जिन्होंने अपने घरों में वाईफाई लगाए हैं या अपने फ़ोन के अंदर, हर किसी फ़ोन के अंदर वाईफाई का ऑप्शन भी होता है, तो उसको स्ट्रिक्टली सिक्योर किया जाए ताकि कोई जो स्ट्रेंजर है, कोई अजनबी इंसान जो है आपके फ़ोन का, आपके वाईफाई का गलत इस्तेमाल ना कर पाए। क्योंकि शायद सिक्योरिटी रीजंस की बुनियाद पर ये एडवाइजरी जारी की गई है पुलिस की जानिब से। हम कोशिश करते हैं बडगाम जाने की, जहां पर हमारे नुमाइंदे मोहम्मद अशरफ इस खबर को लेकर हमारे साथ जो मजीद इंफॉर्मेशन है वो शेयर करने के लिए तैयार है। अशरफ, क्या है पूरा मामला, क्यों और क्या वजूहात है कि बडगाम पुलिस की जानिब से इस तरह की एडवाइजरी जारी की गई है? हालांकि यह ऐसी एडवाइजरी है कि हर किसी इंसान को इन चीज़ों का मालूमात होनी भी चाहिए कि अपना इंटरनेट आज के डेट में आप जो है अनसिक्योर ना रखे कि जिससे कोई गलत फायदा उठा सकता है। देखिए हिलाल, जाहिर सी बात है जो इंटरनेट यूज़र्स है, क्योंकि हर एक के हाथ में फ़ोन है और उसमें इंटरनेट है, तो इस इंटरनेट को इस्तेमाल करना काफ़ी मुश्किल भी है, आसान भी है। क्योंकि मुश्किल इसलिए है कि अगर ये किसी के दूसरे हाथ में इसका जो वाईफाई कोड चला जाता है तो जाहिर सी बात है वो इसका गलत इस्तेमाल भी कर सकता है। इसी ज़िम्मन में है जो बडगाम पुलिस की तरफ से, SSP बडगाम की तरफ से एक एडवाइजरी जारी की गई है जिसमें यह कहा गया कि जितने भी वाईफाई हॉटस्पॉट जो भी इस्तेमाल, फ़ोन तो सब इस्तेमाल करते हैं, जो भी इंटरनेट इस्तेमाल करते हैं उनके लिए ये सख्त से हिदायत है कि वो अपना हॉटस्पॉट या वाईफाई उसको सख्ती, उसका जो पासपोर्ट है वो एक तो रूटीन में चेंज करे, दूसरा अगर कोई अनजान आदमी उनसे कोई इंटरनेट हॉटस्पॉट या कोई भी कनेक्शन मांगता है तो उसको ना दे। क्योंकि शायद पुलिस को लग रहा है कि इसका जो है इस्तेमाल, गलत इस्तेमाल हो सकता है या गलत
गलत इस्तेमाल हो चुका है। इस ज़िम्मन में बडगाम पुलिस की तरफ से ये एडवाइजरी जारी की गई है और जो भी यूजर्स है उनको ये कहा, सख्ती से उनको ये कहा गया कि उस पर अमल करें और अगर ऐसा किसी में पाया गया इसका वाईफाई इस्तेमाल किया गया है तो उसके खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। ऐसा बडगाम की पुलिस का कहना है। क्योंकि ये एडवाइजरी अगर पुलिस की जानिब से आती है तो मैं समझता हूँ कि ये पूरे J&K के लिए होनी चाहिए। इसे सिर्फ बडगाम पुलिस ने ही अभी तक जो है जारी किया है। कहीं रिसेंट पास्ट में कोई इस तरह का कोई वाक़ा तो नहीं हुआ है जिसमें वाईफाई का, हॉटस्पॉट का कोई गलत इस्तेमाल हुआ होगा और उसके बाद पुलिस ने ये मुनासिब समझा होगा कि इसकी तरह की एडवाइजरी या इस तरह की मालूमात आम लोगों तक पहुंचाने की बहुत और अशद ज़रूरत है। देखिए, जाहिर सी बात है, ये इस बात का खुलासा तो नहीं हुआ है क्या कहीं पर इंटरनेट, वाईफाई, हॉटस्पॉट कहीं इस्तेमाल हुआ है जो कि किसी ऐसी एक्टिविटी में इस्तेमाल हुआ है। तो बडगाम पुलिस ने ही ये एडवाइजरी क्यों जारी की? इससे पहले भी यह सुना है कि कई डिस्ट्रिक्टों में पहले इससे भी एडवाइजरी जारी की गई थी, मगर बडगाम पुलिस ने आज बाज़ाब्ता तौर पर एक एडवाइजरी जारी की कि कोई भी अपना इंटरनेट किसी अनजान आदमी को ना दे। शायद पुलिस को लग रहा होगा कि कहीं इसका इस्तेमाल गलत तरीके से ना हो, इसलिए पहले से यूजर्स को, इसलिए कल को वो ये ना कहे कि मुझे इस बात की खबर नहीं थी, उसको वार्न किया गया है कि वो सख्ती से इस पे अमल करे और अपना पासपोर्ट रूटीन में चेंज करे। और अगर ऐसा कोई पाया गया है जिसका वाईफाई इस्तेमाल किया गया होगा तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। पुलिस को ऐसा अंदेशा है कि शायद जो है इंटरनेट गलत इस्तेमाल किया जा रहा था, तो इसीलिए पुलिस ने इस तरह की एडवाइजरी जारी की है। जी हिलाल, बहुत बहुत शुक्रिया अशरफ पूरी जानकारी देने के लिए। बडगाम से मोहम्मद अशरफ डार हमें अपडेट कर रहे थे इस खबर के हवाले से कि जो पुलिस की जानब से एडवाइजरी जारी की गई है कि आप किसी भी अजनबी को, किसी भी जिसे आप जानते नहीं हैं, उनके लिए वाईफाई का जो कनेक्शन है वो फराहम ना करें। कोई भी आपसे मांग सकता है, तो फिर न कहना उस वक्त कि अगर गलत आपका इंटरनेट इस्तेमाल हुआ, आपका वाईफाई, आपका हॉटस्पॉट गलत इस्तेमाल हुआ, तो फिर ये नहीं कहना। इस तरह से ये एडवाइजरी जारी की जा चुकी है। तो नाज़रीन, बात करते हैं मौसम की, क्योंकि मौसम के हवाले से महकमा मौसमियात का मानना है कि कुछ एक जगहों पर हल्की जो है बारिशों के इम्कानात है, लेकिन ये आइसोलेटेड प्लेसेस पे बताया गया है। और इसमें क्या मैदानी इलाकों में भी ये बारिशें हो सकती हैं। लोग तो दुआएं करते हैं क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है। रात का दर्जा हरारत भी कम से कम 24 डिग्री सेल्सियस श्रीनगर के अंदर रिकॉर्ड किया गया है। लेकिन इस गर्मी का मुकाबला करने के लिए नदी नालों में नहाने के बगैर कोई चारा नहीं है। तो इस तरह से चाहे शहर श्रीनगर हो या गांव देहात हो, इस तपती गर्मी से बचने के लिए जो खासतौर पर बच्चे या नौजवान वो नदी नालों में जाकर नहाते हैं, डुबकियां मारते हैं, एंजॉय भी करते हैं और इस गर्मी से निजात भी हासिल कर रहे हैं। लेकिन आपको बताना चाहेंगे कि जून के बाद जुलाई का महीना और जून, जुलाई और अगस्त ऐसे 3 महीने होते हैं जो मौसम गर्मा के तौर पर जो है उन्हें तस्वुर किया जाता है। और इन्हीं 3 महीनों के अंदर सबसे ज़्यादा गर्मी जम्मू कश्मीर के अंदर, क्या पूरी दुनिया के अंदर पाई जाती है, लेकिन जम्मू कश्मीर के अंदर ये 3 महीने ऐसे 3 महीने हैं जहां सबसे ज़्यादा गर्मी होती है। और इन विजुअल्स को आप देख भी सकते हैं कि बच्चे एंजॉय भी करते हैं और जो देखने वाले हैं वो भी अपनी पुरानी यादें जो हैं याद करते होंगे। तो नाज़रीन, था आज का उर्दू खबरनामा। इसी के साथ दीजिए अपने मेज़बान मीर हिलाल हांजुरी को अभी तक का उर्दू खबरनामा यहीं पर इख्तिताम करने की इजाज़त, इस वादे के साथ कि अगर ज़िंदगी रही तो आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए खुदा हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।